हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो भागों का बना होता है। पहला तो एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में फर्स्ट वीडियो हमने आप लोगों को बता दिया था। अब आज जो है हम आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, यानी कि पाचक ग्रंथियों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पाचक ग्रंथियां तो हमारी बॉडी में तीन पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। दूसरा है यकृत और तीसरा है अग्नाशय। ये पाचन से संबंधित ये तीन ग्रंथियां हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथ के बारे में फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी में लार ग्रंथियां जो हैं ये तीन जोड़ी पाई जाती हैं। नंबर 1 सबलिंगुअल, नंबर 2 सबमैक्सिलरी, नंबर 2 सबमैक्सिलरी और नंबर 3 था पेरोटिड। ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इन लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित होकर के मुख में आता है। अब इसमें जो पेरोटिड लार ग्रंथि है इसके द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्राव होता है और इसके बारे में डिटेल में हमने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब अगला नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि। अब सेकंड जो है वो है लीवर। लीवर का मतलब यकृत। अब लीवर के बारे में देखिए आप। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ध्यान में रहे, अगर जो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि तब तो हम लीवर को लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो होता है थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में आगे आप अध्ययन करेंगे। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो होती है लीवर यानी कि यकृत। यकृत जो है बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, द्विपालित संरचना होती है, दो पालियों में बटी होती है। बड़ी पाली, दाईं पाली बड़ी होती है और बाईं पाली छोटी होती है। लीवर की जो उत्पत्ति है वो एंडोडर्म नामक भ्रूणीय जनन स्तर से होता है। एंडोडर्म नामक भ्रूणीय जनन स्तर से होता है। तो एंडोडर्म है क्या, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम आपको बता देना चाहेंगे। जब हमारी बॉडी का यानी कि हमारी बॉडी का निर्माण शुरू होता है, यानी निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है।
जाइगोट में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप मॉर्बुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला अवस्थाएं आती हैं। फिर उसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, 3 जनन स्तर बनते हैं। सबसे बाहरी वाले जो जनन स्तर है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ये बीच वाली को कहते हैं मीसोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं एंडोडर्म। तो इन्हीं 3 स्तरों से ही हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है, शरीर के सारे अंगों का निर्माण इन्हीं 3 जनन स्तरों से होता है। तो लीवर का निर्माण जो है, ये लीवर का डेवलपमेंट ये एंडोडर्म नामक भ्रूणीय जनन स्तर से होता है। लीवर एक ऐसी ग्लैंड है कि जिसका पाचन में तो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन इसके द्वारा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रीशन नहीं होता, यानी लीवर के द्वारा कोई भी पाचक एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कौन सी ग्रंथि है जिसका पाचन में महत्वपूर्ण योगदान तो होता है, लेकिन उसके द्वारा कोई एंजाइम का स्राव, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव नहीं होता है। उसका आंसर आप लिखेंगे लीवर, यकृत। अब यकृत के कार्य देखिए भाई, यकृत क्या काम करता है। यकृत का हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके यकृत के कुछ फंक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यकृत का कार्य देखिए, यकृत का पहला कार्य है कि यकृत में पित्त का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बाइल, पित्त, पित्त का निर्माण होता है। पित्त क्या है? पित्त जो है यह एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्त में बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त में पाए जाने वाले 2 वर्णकों के नाम बताइए, तो आप लिखेंगे बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। तो पहला है पित्त का निर्माण। अब देखिए, लीवर सेल्स में पित्त का निर्माण होता है, यानी पित्त का संश्लेषण होता है, और वह पित्त जो है आकर के पित्ताशय में संग्रहित होता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पित्त का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो उसमें पित्ताशय लिखा रहता है, यकृत लिखा रहता है, और 2 और कोई अंग का नाम लिखा जाता है। तो इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर के वो लिख देते हैं पित्ताशय। तो पित्ताशय ये गलत है, पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पित्ताशय में आकर के वो स्टोर रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर ये पित्त भोजन में स्रावित होता रहता है, और आगे उसके फंक्शन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो पहला काम है लीवर का कि पित्त का निर्माण। पित्त रस का निर्माण। दूसरा कार्य देखिए, अच्छा, दूसरा कार्य है कि यकृत जो है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, यानी यूरिया का निर्माण करना। दूसरा कार्य क्या है लीवर का? यूरिया का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब देखिए, यूरिया मनुष्य जो है, अगर हम उत्सर्जन के दृष्टिकोण से देखते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के प्रकृति के आधार पर मनुष्य जो है यूरियोटेलिक जंतु है। यूरियोटेलिक का मतलब होता है वे जंतु जिसमें प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। तो यूरिया बनता कैसे है?
प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप, यानी हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो उपापचय होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, फिर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। प्रोटीन से अमोनिया बनता है। प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। अब ये अमोनिया जो है ये अपेक्षाकृत ज्यादा हानिकारक होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी में ज्यादा समय तक अगर रहता है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए यह अमोनिया ये आता है लीवर में, यानी कि आप इसका भी क्या करते हैं, ये अमोनिया ये आता है यकृत में, और यकृत की कोशिकाएं इसको जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। तो आप देखिए यूरिया के एक अणु के निर्माण में अमोनिया का 2 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और एटीपी के 3 अणु भाग लेते हैं। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे। तो लीवर का दूसरा काम क्या हो गया, यूरिया का निर्माण करना। तीसरा कार्य देखिए, यकृत का तीसरा कार्य है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है, यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती हैं। यह क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ब्लड में यदि शुगर की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा और ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो अगर ये लगातार अधिक रहता है तो इस कंडीशन को मधुमेह रोग कहते हैं, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। तो जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण जो है ये नहीं होता अथवा बहुत कम होता है। तो लीवर का तीसरा काम हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहेंगे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है विघटन, टूटना, यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित होने की क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, हमारे रुधिर में ब्लड में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, तो ये होता क्या है कि लीवर में जो ग्लाइकोजन संचित रहता है वह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ब्लड में रिलीज होता रहता है। यह क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है।
हम आपको बता देना चाहते हैं, एक सामान्य मनुष्य के बॉडी में लगभग 400 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर रह सकता है। 400 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर रह सकता है। इस 400 ग्राम ग्लाइकोजन में 100 ग्राम ग्लाइकोजन ये लीवर में यानी यकृत में संचित रह सकता है, और बाकी 300 ग्राम ग्लाइकोजन ये जो है हमारी मांसपेशियों में संचित रह सकता है। 100 ग्राम ग्लाइकोजन लीवर में और 300 ग्लाइकोजन मांसपेशियों में संचित रह सकता है। कुल मिलाकर के 400 ग्राम ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रह सकता है। तो लीवर का नेक्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। अगला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस देखिए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं? अमीनो अम्ल और वसी अम्ल से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको? वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि जब हमारी बॉडी में कभी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की जब कमी होने लगती है हमारी बॉडी में, आदमी बीमार हो जाता है, किसी कारण से ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ग्लाइकोजन भी कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में लीवर सब क्या करते हैं कि जो वसी अम्ल है, वसी अम्ल क्या है? वसी अम्ल वसा पाचन का अंतिम उत्पाद होता है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वसा का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में अमीनो अम्ल बनता है। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो लीवर सेल क्या करती हैं कि ये जो वसी अम्ल है, वसी अम्ल से फैटी एसिड, वसी अम्ल से पुनः ग्लूकोज का निर्माण कर देती हैं। वसी अम्ल से पुनः ग्लूकोज का निर्माण कर देती हैं, या अमीनो अम्ल से भी ये ग्लूकोज का निर्माण कर देती हैं। यह क्रिया जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो लीवर का एक काम तो हमने आपको बताया भाई पित्तरस का निर्माण करना, दूसरा कार्य हमने आपको बताया कि यूरिया का निर्माण करना, तीसरा कार्य हमने आपको बताया ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन निर्माण की क्रिया। नेक्स्ट हमने आपको बताया ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया। और नेक्स्ट हमने आपको बताया ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी वसी अम्ल और अमीनो अम्ल से पुनः ग्लूकोज निर्माण की क्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। लीवर का नेक्स्ट फंक्शन अगला देखिए, यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कुफर कोशिकाएं क्या करती हैं? जीवाणुओं का और मृत आरबीसी का
विघटन करने का कार्य करती है। लीवर में उपस्थित ऊपर कोशिकाएं मृत आरबीसी का व जीवाणुओं का विघटन का कार्य करती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण करना। यकृत की कोशिकाएं जो है भ्रूणावस्था मतलब जब मनुष्य अपनी मां के गर्भ में रहता है, भ्रूणी अवस्था में रहता है, उस समय ब्लड का निर्माण जो है वो लीवर सेल में होता है। लीवर ब्लड का निर्माण करता है। तो ये हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य हमने आपको बताए लीवर के बारे में। तो पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला हो गया था लाल ग्रंथि, दूसरा हो गया लीवर, और तीसरा हम आपको बता रहे हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब हो गया अग्नाशय। अग्नाशय अब देखिए, अब अग्नाशय ये जो है ग्रहणी में, यानी अग्नाशय एक पत्ती के आकार की संरचना होती है जो कि ग्रहणी में आकर के खुलती है। ग्रहणी का मतलब आप समझिए, जैसे अगर जो हम मनुष्य के आहार नाम का चित्र हम बनाते हैं, तो ये देखिए ये वाला भाग जो है, ये जो यू आकार की बन रही नहीं, ये इसको ग्रहणी का छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी। तो इसी यानी डुओडेनम ग्रहणी। अब इसी ग्रहणी में इसी आकार की पत्ती नुमा ऐसी रचना पाई जाती है। इसी को कहते हैं अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। तो अब अग्नाशय क्या है? अग्नाशय यह एक मिश्रित ग्रंथियों का है। ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। आप आगे अध्ययन करेंगे कि जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि, इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथ। दूसरा है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथ। तो बाह्य स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां वे होती हैं कि जिनके द्वारा प्रायः एंजाइमों का, श्लेष्मा का, आदि का स्राव होता है, उनको बाह्य स्रावी ग्रंथि, यानी वे ग्रंथियां जिनका स्राव किसी एक नलिका के माध्यम से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती हैं, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? वे ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव सीधे रुधिर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं? वे ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। अब ये चीज ध्यान रखना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के स्राव को हार्मोन कहते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के स्राव को प्रायः एंजाइम्स कह दिया जाता है। तो मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथियां क्या हो गई? वे ग्रंथियां जिनका स्राव, जिनके द्वारा एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है, उनको हम कह देते हैं मिश्रित ग्रंथ। तो पैंक्रियाज जो है अग्नाशय, यह एक मिश्रित ग्रंथ होता है। अब ये इसका जो कार्टेक्स भाग है वो कार्टेक्स मतलब इसका जो बाहरी भाग है वह एक्सोक्राइन होता है, बाह्यस्रावी होता है, और जो इसका मेडुला वाला भाग होता है वो अंतःस्रावी कार्य करता है। यानी अग्नाशय के द्वारा जो है जो एंजाइम स्रावित होते हैं
उनमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टेज आदि एंजाइम स्रावित होते हैं पैंक्रियाज के द्वारा। इसके बारे में आगे हम आपको और बताएंगे। अभी जब हम आपको छोटी आंत के पाचन के बारे में बताएंगे तो आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि इसके द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स स्रावित होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, तो अग्नाशय के द्वारा 3 विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक पहला जो है वो है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, तीसरा सोमैटोस्टेटिन। 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब अग्नाशय ग्रंथि के मेडुला भाग में ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहते हैं। क्या हमने बताया आपको, अग्नाशय ग्रंथि के मेडुला भाग में विशिष्ट अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे लैंगरहैंस द्वीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीपिका, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। अब लैंगरहैंस द्वीपिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा। देखिए, तो लैंगरहैंस द्वीपिका जो होती है उसमें अल्फा कोशिकाओं के द्वारा जो है ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा कोशिका यानी डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण को बढ़ाता है। और सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, यह ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, यानी दोनों के स्राव का नियंत्रण ये रखता है। तो ये हो गया अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आपको है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी बॉडी में 3 हो गए। एक हो गया लार ग्रंथि, दूसरा हो गया यकृत, तीसरा हो गया अग्नाशय यानी पैंक्रियास। अब इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। हमने कल के वीडियो में हमने आप लोगों को मुख गुहा में पाचन की क्रिया विधि हमने आपको बताया था। अब मैं ये बता रहा हूं कि मुख गुहा से आगे चलने के बाद ग्रसनी पड़ता है, उसके आगे ग्रसिका होता है। ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन के किसी भी घटक का कोई पाचन नहीं होता है। फिर भोजन आता है आमाशय में। आमाशय में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। संक्षिप्त में आप ये जान लीजिए कि आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। अब पूरी प्रोसीजर के बारे में आपको बता रहा हूं कि आमाशय में पाचन कैसे कैसे होता है। डाइजेशन इन स्टोमक, यानी आमाशय में पाचन की क्रिया विधि, क्रिया कैसे होती है वो देखिए आप। आमाशय में भोजन लगभग 3 घंटे तक रहता है। आमाशय में 2 प्रकार से पाचन होता है। एक को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरे को हम कह सकते हैं रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन। इसको कहेंगे हम यांत्रिक पाचन हिंदी में,
यांत्रिक पाचन, और इसको हम कह सकते हैं, कहेंगे रासायनिक पाचन। तो आमाशय में दो प्रकार से पाचन की क्रिया संपन्न होती है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यांत्रिक पाचन के बारे में कि आमाशय में यांत्रिक पाचन किस प्रकार से होता है, यानी आमाशय में यांत्रिक पाचन। अब देखिए, हमने आपको बताया भोजन आमाशय में लगभग 3 घंटे तक रहता है। तो जैसे भोजन पहले आमाशय में आता है, तो आमाशय की दीवारों में क्रमाकुंचन गति होती है, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति का मतलब यह होता है, जैसे कोई चीजें सिकुड़ जाए फैल जाए, सिकुड़ जाए फैल जाए, इस प्रकार की मूवमेंट को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो आमाशय में क्रमाकुंचन गति होती है। इस क्रमाकुंचन गति के फलस्वरूप जो भोजन आया, वहाँ से जो भोजन आया हुआ था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इस छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं काइम। काइम किसे कहेंगे भाई? आमाशय में यांत्रिक पाचन के फलस्वरूप भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर लेई के समान हो जाता है। लेई क्या है? जैसे ये गूंद होता है कोई चीज चिपकाने वगैरह, चिपकाने के लिए, तो लेई के समान रचना बन जाती है, उसी को कहते हैं काइम। वापस देख लीजिए, काइम किसे कहेंगे? आमाशय में यांत्रिक पाचन के फलस्वरूप भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर लेई के समान हो जाता है, इस संरचना को काइम कहते हैं। यह हो गया आमाशय में यांत्रिक पाचन। दूसरा है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन, आमाशय में रासायनिक पाचन के बारे में देखिए। आमाशय की हमने पहले वीडियो हमने आपको बताया था, जब आमाशय की संरचना के बारे में बता रहा था कि आमाशय की दीवारों में कई प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा कई प्रकार के पदार्थों का स्राव किया जाता है। तो उसमें से जाइमोजन कोशिकाओं के, हमने आपको बताया था कि जाइमोजन कोशिका भी होती है, गोबलेट कोशिका, जाइमोजन कोशिका, आक्सिंटिव कोशिका, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जाइमोजन कोशिका, नंबर 2 आक्सिंटिक कोशिका, नंबर 3 गोबलेट या श्लेष्मा कोशिका, गोबलेट या श्लेष्मा कोशिका। चौथा हमने आपको बताया था आर्जेंटाइन कोशिका, ये कई प्रकार की कोशिकाएं आमाशय में पाई जाती हैं। तो जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा जो है निष्क्रिय रूप में पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव होता है। आक्सेंटिक कोशिका, जिसको कि चीफ कोशिका भी कहते हैं, मुख्य कोशिका भी कहते हैं, पैराइटल कोशिका भी कहते हैं। आक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रीशन होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। गोबलेट कोशिकाओं के द्वारा, इसके द्वारा म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्राव होता है। और आर्जेंटाइन कोशिकाओं द्वारा हार्मोनों का स्राव होता है, पाचन से संबंधित, पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का स्राव होता है आर्जेंटाइन कोशिकाओं द्वारा। अब देखिए, तो सबसे पहले जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा निष्क्रिय रूप में पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव होता है, और आक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है।
तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को ये जो है सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यहां पर क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। फिर पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पेप्सिन यहां पर लिख दीजिए पेप्सिन जो है प्रोटीन को प्रोटियोल पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। यानी पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोल, पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। ये रासायनिक पाचन होता है आमाशय में। यानी आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोल, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, ये भी पूछा जाता है HCl के क्या कार्य हैं, यानी आमाशय में HCl का क्या कार्य है। तो HCl का कार्य देखिए, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य, तो पहला काम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। दूसरा काम है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को HCl किल कर देता है। तीसरा काम है यह भोजन की अम्लीयता को बढ़ा देता है, जिससे कि पेप्सिन एंजाइम क्रिया कर सके। यानी पेप्सिन एंजाइम को क्रिया करने के लिए आवश्यक अम्लीय माध्यम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। अगला काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह कार्डियक वाल्व और पाइलोरिक वाल्व के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करता है। तो ये आमाशय में इस प्रकार से पाचन होता है। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं इसमें, यानी आमाशय में और क्या पाचन होता है। एक तो जैसे प्रोटीन का, तो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को प्रोटियोल, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और देखिए आमाशय की दीवारों द्वारा, आमाशय की कोशिकाओं के द्वारा जो है ये आमाशयिक लाइपेज का भी स्राव होता है। आमाशयिक लाइपेज एंजाइम का, आमाशयिक लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। यह आमाशयिक लाइपेज ये काम क्या करता है, ये आमाशयिक लाइपेज जो है ये मक्खन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। यानी मक्खन में उपस्थित ट्राइब्यूटेराइन का पाचन करता है। किसका? ट्राइब्यूटेराइन का पाचन करता है। यानी मक्खन में उपस्थित ट्राइब्यूटेराइन का पाचन करके ये इसको वसी अम्ल में बदल देता है। ये काम करता है आमाशयिक लाइपेज। हालांकि बहुत वीक होता है, इसमें ये अपाइशीकृत वसा पर ये कार्य करता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है, और आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है, कौन एंजाइम स्रावित होता है, कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं आमाशय में, और वो किस प्रकार से पाचन की क्रिया को अंजाम देते हैं। अब इसके बाद
छोटी आंत में पाचन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को वापस बताएंगे। थैंक यू।